जाता है कि वो लंबी मेज पर बैठना पसंद करते हैं। कम से कम कुछ तस्वीरों में ये साफ दिखता है। लेकिन इस सप्ताह जब चीन के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मॉस्को पहुंचे, तो बातचीत के दौरान पुतिन उनके काफी करीब बैठे दिखाई दिए। इस तस्वीर पर सबका ध्यान गया। ध्यान जाने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि इससे पहले अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पुतिन की मुलाकातों की तस्वीर में पुतिन खुद मेज के एक सिरे पर और दूसरे नेता दूसरे छोर पर नजर आए हैं। वो चाहे 15 फरवरी को मॉस्को में जर्मनी के चांसलर के साथ हुई मुलाकात हो या फिर उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई मुलाकात। वहीं हाल में चीन के नेता के साथ मुलाकात की तस्वीरों में देखा गया कि एक अंडाकार मेज पर दोनों नेता एक दूसरे के करीब हाथ मिलाने की दूरी पर बैठे थे। वांग यी के साथ पुतिन की बैठक का वीडियो जब सामने आया तो ऐसा लगा कि ये जानबूझकर उठाया गया एक सांकेतिक कदम था, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि अपने अहम दोस्त के प्रतिनिधि के करीब बैठने में पुतिन सहज महसूस करते हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। कई दशक पहले सोवियत से रिश्ते तनावपूर्ण थे। ये शीत युद्ध का दौर था और दोनों के बीच मामला परमाणु हमले के खतरे की हद तक पहुंच गया था। लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। मौजूदा दौर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखते हैं जो अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ लड़ने वाले मुल्कों की कतार में खड़ा है। उसके लिए रूस एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया की नजर में अलग थलग पड़ चुका है, लेकिन उसके लिए भू रणनीतिक तौर पर बेहद अहम साबित हो सकता है। पुतिन के साथ बैठक के बाद वांग यी ने दावा किया कि चीन और रूस मिलकर शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में युद्ध के 1 साल पूरा होने के कुछ दिन पहले उनके रूस का दौरा करने और शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने का दावा करने को हास्यास्पद माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन को इस बात का अंदाजा नहीं है। उसे पता है कि इस दौरे से उसकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इसके बावजूद उसने फैसला किया कि इस वक्त उसके लिए अपने मित्र पुतिन को नैतिक समर्थन देना अधिक जरूरी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात के दौरान वांग यी ने कहा, मेरे मित्र, मैं आपसे आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बीच नए समझौते होंगे। वहीं रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद उथल-पुथल वाले दौर में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे के हितों की रक्षा करने को प्रतिबद्ध हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में चीन के विदेश मंत्री चिन गांग ने चेतावनी दी थी कि अगर कुछ देशों ने आग में घी डालने का काम बंद नहीं किया तो यूक्रेन संकट नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। विशेषज्ञ अब ये सवाल करने लगे हैं कि यूक्रेन मुद्दे पर चीन शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा दिखा है, लेकिन अगर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए इस अभियान में अपमानजनक हार का सामना करते हैं तो चीन के पास क्या विकल्प बचे रहेंगे। अमेरिका में शोधकर्ताओं का कहना है कि चीन रूस को पहले ही डुअल यूज इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है। ये ऐसी तकनीक होती है जो दिखने में नागरिकों के इस्तेमाल की होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल फाइटर जेट की रिपेयरिंग जैसे दूसरे कामों में भी हो सकता है। साथ ही चीन ने ये बात भी किसी से नहीं छिपाई है कि उसने रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना बढ़ा दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी मुल्कों ने लगाई थी, जिसके बाद उसके तेल और गैस के निर्यात में कमी आई थी। वांग यी के साथ मुलाकात के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पुष्टि की है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है ये दौरा आने वाले महीनों में हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो रूस वो कर रहा है जो चीन करना चाहता है। वो एक तरफ पश्चिमी मुल्कों के सैन्य संसाधनों को खोखला कर रहा है तो दूसरी तरफ सैन्य गठबंधन नेटो पर भी दबाव बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसकी वजह से रूसी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई तो क्या इससे चीन को कोई फर्क पड़ेगा? इसके बाद रिकवरी के लिए रूस को अधिक से अधिक चीनी सामान की ही जरूरत पड़ेगी। समस्या ये है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी मुल्क काफी हद तक एकजुट हैं और रूस इस लड़ाई में जीतता नहीं दिखता। वहीं चीन एक ऐसे दबंग मुल्क के साथ खड़ा दिखता है जो यूरोप में एक लंबे चले खूनी जंग का जिम्मेदार है। हालांकि चीन को इस बात को लेकर सतर्क होना होगा कि वो इस मामले में जरूरत से अधिक पैर न डाले।